कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जो कंटिन्यूअसली वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज लगातार चेंज होते रहती है और उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन चेंज होता है। तो जब इस तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और उसके फंक्शन के बीच में हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो हम सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस से उसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तो उस कंडीशन पर हम मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच स्टडी करते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में मेनली हम उन क्वांटिटीज़ के बीच में ऑपरेशन करते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हों। तो कैलकुलस में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसके लिए हमने दो प्रोसेस स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने पिछली क्लास में स्टडी किया हुआ है, हम उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर हमें किसी एक इंस्टेंट पे इसका किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उस कंडीशन पर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं और साथ ही हम किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे देखें तो ये x है और ये x का फंक्शन है y, जिसे हम फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी यहाँ पर y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो सपोज यहाँ पर हमने इसका ग्राफ बनाया और हमें ग्राफ इसका कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब अगर हमें कहीं पर इसका स्लोप फाइंड करना है इस ग्राफ का, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें मालूम है अगर हम परपेंडिकुलर बाई बेस करते हैं तो tan थीटा से हमें उसका स्लोप मिल जाता है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने कौन सा मेथड स्टडी किया था? सपोज हमें इस पॉइंट पर इसका स्लोप फाइंड करना है तो हमने स्टडी किया था कि इसके दोनों साइड से हमें दो पॉइंट चूज करने हैं। सपोज हमने पॉइंट चूज किया यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो लाइन बन रही है ये लाइन अभी बन रही है इसका सीकेंट, और यहाँ पर ये हम जब इसे फाइंड कर लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो यहाँ पर से हमें इसका स्लोप मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने इस पॉइंट को इतने दूर पर कंसीडर किया है तो यहाँ पर एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर इसके पास लेके जाते हैं, फिर यहाँ पर इसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और यहाँ से हम इसे हॉरिजॉन्टल बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर से इसका स्लोप फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने इस ट्रायंगल को छोटा कर दिया, जब अभी हमने यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिए थे, अब हमने उन दो पॉइंट को और नज़दीक ले लिए, उस पॉइंट के नज़दीक जहाँ पर हमें स्लोप फाइंड करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और हम एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो हम इसे रिड्यूस करते हुए कितना छोटा करेंगे? हम इसे इतना छोटा करेंगे कि इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। हम इसकी वैल्यू जीरो कंसीडर नहीं कर सकते, जीरो करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू इतना छोटा करते हैं x की वैल्यू कि इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो जब हम ऐसा कंडीशन कहीं पर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और उस वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में हम फाइंड करते हैं स्लोप एंड हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं? यहाँ पर देखिए x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y x पर डिपेंडेंट है, मतलब y x डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब हम x को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग y कितना चेंज होता है, जब हम वो फाइंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो दो पॉइंट लिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट पर हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेते हैं और उनका हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। सपोज यहाँ पर y की वैल्यू है y2, यहाँ पर y की वैल्यू है y1, सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू है x2, यहाँ पर x की वैल्यू है x1।
तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब x का हमने x1 से बढ़ाकर x2 कर दिया, या x1 x2 के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन कितना चेंज हो रहा है। इसे हम और लिखते हैं del y बाई del x, पर यहाँ पर कंडीशन होती है कि del x अप्रोचेस टू 0, मतलब del x की वैल्यू को हमें एकदम स्मॉलर लिखना है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जब हम del x की वैल्यू को अप्रोच करते हैं 0 से, हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि इस पूरे नोटेशन को हम लिखते हैं dy बाई dx, जहाँ पर d x एक स्मॉल वैल्यू को इंडिकेट करता है, ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 के नज़दीक हो। तो जब हम ये सारी प्रोसेस करते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बेसिस पर, हम उसकी डिपेंडेंट क्वांटिटी पर उसका चेंज फाइंड करते हैं, देन उनके हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, या हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम करते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू, और इसके मेथड्स हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं। इस पर बेस्ड हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो गया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम मेनली क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए डिफरेंस एंड देन डिफरेंस का हम कर रहे हैं डिवीज़न। तो अगर हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग देखते हैं तो ये हमें मिलता है डिफरेंस प्लस डिवीज़न। डिफरेंस प्लस डिवीज़न इज डिफरेंशिएशन, ओके। तो डिफरेंशिएशन इज मेनली डिफरेंस प्लस डिवीज़न, और इसमें हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज। अब सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या फाइंड करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक शेप मिल रहा था, सपोज हमें यहाँ पर भी एक तरह से कुछ शेप मिल रहा है। अब हम इसकी किसी इंस्टेंट पर, किसी एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड हमने स्टडी कर लिया, हमें डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। अब अगर हमें वहाँ पर फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये जो हमें ये कर्व मिला है, इसके नीचे के जितने भी पार्ट हैं उसका हमें एरिया फाइंड करना है, या हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, हमें इस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये कोई एक डिफाइंड शेप हमें नहीं मिल रही है। जैसे अगर हमें गिवन हो कोई इस तरह से, अगर हमें रेक्टेंगल गिवन हो तो हमें मालूम है रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका हम लेंथ एंड विड्थ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें उसका एरिया मिल जाएगा। अगर हमें इस तरह से सर्कल गिवन है तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, पर इस शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हमें कौन सा शेप मिल रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है कि किसी कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का, या कोई कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच का, इस तरह का हमें एरिया फाइंड करना है। या हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह से हमें दो कर्व गिवन हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इनके बीच के पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये एक डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है कि हम एरिया किस तरह से फाइंड करें। तो उस कंडीशन पर हम कौन से मेथड को यूज़ करें। और एक डिफ़िकल्टी ये भी है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर हमने y एक्सिस पर लिया हुआ है फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, मतलब x भी वेरिएबल है और उसका फंक्शन भी वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल है तो हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करें। अगर इनमें से कोई एक भी वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। जब हमें इस तरह से कोई शेप गिवन होता है तो इनकी वैल्यू इस तरह से कांस्टेंट है कि इस लेंथ की वैल्यू हमें मालूम होगी, विड्थ की वैल्यू हमें मालूम होगी। तो जब वैल्यू इस तरह से वेरिएबल होंगी तब हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने सोचा कि अगर ये जो शेप है, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम है कि हम इसे किस तरह से फाइंड करें, तो अगर हम इस शेप को भी रेक्टेंगल में कन्वर्ट करें, तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसे जॉइंट कर दिया, तो ये हमें एक रेक्टेंगल मिल गया।
और अगर हम y एक्सिस की वैल्यू को इसका लेंथ ले लें एंड x एक्सिस की वैल्यू को इसका विड्थ ले लें, तो लेंथ मल्टीप्लिकेशन विड्थ कर देंगे और हमें इसका एरिया मिल जाएगा। पर आप देखेंगे कि जब हम इस तरह से इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या हमें कंप्लीट एरिया मिल रहा है? आंसर है नो, क्योंकि हमें फाइंड करना है इस शेप एंड एक्स एक्सिस के बीच का कंप्लीट एरिया, और अभी हमें केवल यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल रहा है। तो जब हम इस तरह से एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे जो करेक्टनेस है, मतलब हमें करेक्ट एरिया फाइंड करना है, कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर से इस पार्ट का एरिया नहीं मिल रहा है। मतलब ये हमारा अनकैलकुलेटेड पार्ट हम बोल सकते हैं, जिस पार्ट का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाए उसकी वैल्यूज यहाँ पर से इंडिकेट हो रही है। मतलब हमारा आंसर, हमारा एरिया करेक्ट नहीं है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि जब हम इसे इस तरह से एक रेक्टेंगल में कंसीडर कर रहे हैं तो हमें एरिया का कुछ पार्ट मिल रहा है, कुछ ही ऐसे पार्ट मिल रहे हैं जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो अगर हम इसे एक से अधिक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें तो हमें ये किस तरह से एरिया देगा, देखिए। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया कि अगर हम इसे इस तरह से कई एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मिल गया फर्स्ट एरिया, देन सेकंड, अगर हम इसे कई रेक्टेंगल में डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल गया फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रेक्टेंगल एंड फिफ्थ रेक्टेंगल। तो अभी हमने इसे 5 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब जब हम इनका एरिया फाइंड करेंगे, अगर हम इसे इसका लेंथ ले लें एंड ये इसका विड्थ है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हमें मिल जाएगा, और लेंथ मल्टीप्लिकेशन विड्थ करेंगे तो हमें यहाँ से इन सभी के अलग अलग एरिया मिल जाएंगे। इनके इंडिविजुअली एरिया फाइंड करके हम लास्ट में इनको ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें कंप्लीट इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा, यहाँ से लेके कंप्लीट इस पार्ट का एरिया मिल गया। पर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ पार्ट अनकैलकुलेटेड बचे हुए हैं, जिसमें हमें ये वाला पार्ट मिल रहा है जिनकी एरिया हम फाइंड नहीं कर पाए। पर हम यहाँ इन दोनों का कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि जब हमने इसे 1 रेक्टेंगल में डिवाइड किया था तो जितना हमें एरर मिल रहा था, जितना पार्ट हमें अनकैलकुलेटेड मिल रहा था, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। जब हमने इसे एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया था तो यहाँ पर से एरर के चांसेस ज़्यादा थे, पर जब हमने इसे एक से अधिक यहाँ पर 5 रेक्टेंगल्स में इसे डिवाइड कर दिया तो जो अनकैलकुलेटेड पार्ट है उनकी वैल्यूज कम हो गई, मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू के और नज़दीक पहुँच गए। तो इससे हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसे इससे भी अधिक रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहले देखिए विड्थ की वैल्यू ज़्यादा थी, फिर उसके बाद हमने विड्थ की वैल्यू थोड़ा कम कर दी। अब अगर हम विड्थ की वैल्यू को और छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं कि वो अप्रोचेस टू 0 हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए। तो अगर हमें ये शेप मिल रहा है और हमने अभी विड्थ इतनी ली हुई है, तो अगर हम इसकी विड्थ को और छोटा करते हैं और इस तरह से हम उसे अप्रोचेस टू 0 ले लेते हैं, मतलब ये हमें मिल गया। और जब भी हम विड्थ की वैल्यू को स्मॉल करते हैं और उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं अप्रोचेस टू 0, तो हमने स्टडी किया है कि जब हम इसे इस तरह से अप्रोचेस टू 0 लेते हैं तो हम उसे इंडिकेट करते हैं dx से। मतलब जब हम इसके विड्थ को dx से इंडिकेट करें और वैल्यू को अप्रोचेस टू 0 ले लें, तो उस कंडीशन पर देखिए हमें यहाँ पर से कोई भी ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा था, यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा था जो अनकैलकुलेटेड पार्ट को शो कर रहा है और उसे हमें रिमूव करना है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को इस तरह से हम इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो हमें
आंसर हमें और करेक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इसे इसी तरह से एकदम स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनकी वैल्यूज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें और एरर के चांसेस कम हो जाएं। हम मेनली हमारे एरर को कम करना चाहते हैं और इस शेप और एक्स एक्सिस के बीच का ये कंप्लीट एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। तो जब भी हम इसे इस तरह से स्मॉल से रेक्टेंगल में डिवाइड करें जिसका विड्थ अप्रोचेस टू 0 हो, तो उस कंडीशन पर हम इनके एरिया फाइंड कर सकते हैं और हमें उस समय एरिया ज़्यादा एग्जैक्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम जितने भी इसे पार्ट में डिवाइड करें, हम उन पार्ट के अलग अलग इंडिविजुअल एरिया फाइंड करेंगे। लास्ट में हम सभी एरिया को ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम देखें तो जब हम इसे इस तरह से स्मॉल पार्ट में ले लेंगे, मतलब dx हमने लिया है तो dx की वैल्यू है एकदम अप्रोचेस टू 0। तो जब हम इनकी वैल्यू लेंगे, हम यहाँ पर से y की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है लेंथ एंड x की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है विड्थ। तो हम लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। तो लेंथ यहाँ से अगर हम ले लेते हैं, सपोज फर्स्ट वैल्यू इज y1 एंड dx, तो ये हमें मिल जाएगा dA1। अब dA1 यहाँ पर से क्या इंडिकेट कर रहा है? dA1 इंडिकेट कर रहा है स्मॉल एरिया, एक स्मॉल पार्ट का एरिया। इसी तरह से हम सेकेंड रेक्टेंगल के लिए फाइंड कर लेंगे, थर्ड रेक्टेंगल के लिए फाइंड कर लेंगे और हम जितने भी हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, जितने पार्ट हमें मिलेंगे सभी के हम इंडिविजुअली एरिया फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद हम लास्ट में इन सभी एरिया को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमने स्टडी किया हुआ है अलजेब्रा में कि हम इस तरह से समेशन यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं yn dx। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके हम वेरी करेंगे जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिले। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एरर को कम करना है और एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस इंक्रीज करते हैं। मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हम इतना इंक्रीज करते हैं कि dx अप्रोच जो x की वैल्यू है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाए। ओके, dx की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करते करते हमें ये जो हमने डिवाइड किए हुए रेक्टेंगल्स, इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है इनफाइनाइट। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से n की लिमिट हमें मिल जाएगी 1 to इनफाइनाइट। तो जब हमें इस तरह का कोई नोटेशन मिलता है, जब हम इसे अलजेब्रा में इस तरह का सम मिलता है, तो हम उसे कैलकुलस में इंडिकेट करते हैं इस साइन से, और ये साइन इंडिकेट करता है इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y dx। मतलब देखिए y और dx इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है, लास्ट में सभी मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हमें सम करना है, ऐड करना है। तो ये साइन इंडिकेट करता है जब हम सभी को ऐड करेंगे। ये हम इंडिकेट करते हैं कोई भी समेशन जब हम कैलकुलस में करते हैं, और ये अलजेब्रा का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर से देखिए जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम मेनली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन में हम पहले कर रहे हैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हम कर रहे हैं सभी मल्टीप्लिकेशन का एडिशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। ये इंटीग्रेशन का एक बेसिक प्रोसेस है। हम इसमें दो प्रोसेस करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना था किसी भी कर्व का, किसी भी शेप का। अब हमें एरिया फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जो y की वैल्यू है वो x के अकॉर्डिंग वेरिएबल थी। x की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, y की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसके कारण हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे x एंड y की वैल्यूज़ का, ताकि हम उसका एरिया फाइंड कर सकें। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन को स्टडी करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, हमने स्टडी किया इंटीग्रेशन क्या होता है एंड हमने बेसिक प्रोसेस डिफरेंशिएशन के स्टडी किए।
इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या स्टडी किया है? डिफरेंशिएशन में हमने स्टडी किया है डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंस प्लस डिवीजन, ठीक है। और हमने इंटीग्रेशन में क्या स्टडी किया है? इंटीग्रेशन में हमने स्टडी किया है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स। तो यहाँ से देखिए ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन का और ये प्रोसेस हमें मिल रहा है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज डिफरेंस प्लस डिवीजन एंड इंटीग्रेशन इज मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। देखिए डिफरेंस का अपोजिट हमें मिलता है एडिशन एंड डिवीजन का अपोजिट हमें मिलता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन में डिवीजन करते हैं और उसका जस्ट अपोजिट हम एडिशन इंटीग्रेशन में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन में डिफरेंस फाइंड करते हैं और उसका अपोजिट हम इंटीग्रेशन में एडिशन फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस हम डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस हम इंटीग्रेशन में करते हैं। इस तरह से हम दोनों में अपोजिट प्रोसेस करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, हम डिफरेंशिएशन करते हैं y1 यहाँ पर कोई फंक्शन है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y1 एक x का फंक्शन है, हम इसे लिख सकते हैं y1 इज फंक्शन ऑफ x। ओके, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो सपोज हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलता है y2, हमने अभी एक कंसीडर किया है। तो y1 एक x का फंक्शन है जिसका हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमें x का एक दूसरा फंक्शन मिल रहा है y2। इसको हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिल जाएगा dy1 इज इक्वल टू y2 dx। अब मैंने आपको बताया था कि dy1 जब इस तरह से d करके कोई भी वैल्यू हमें मिलेगी मतलब वो इंडिकेट करेगा वेरी स्मॉल वैल्यू को, और उस वेरी स्मॉल वैल्यू से हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो जब हम इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx। इंटीग्रेशन d यहाँ पर से बहुत सारी छोटी वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है और इंटीग्रेशन करके हम उन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे जिसके कारण से यहाँ से d हट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू dx। जब हम फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें फंक्शन y2 मिल रहा था, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखिए जब हम y2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू dx इज इक्वल टू y1। जब हम y2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब हमें y1 मिल रहा है, मतलब जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया उसके रिजल्ट हमें दूसरा फंक्शन मिला। अगर हम इस फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी जिसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया था। तो इससे हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इंटीग्रेशन प्रोसेस के रिजल्ट्स का इनवर्स करते हैं तो हमें, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं देन डेरिवेटिव जो हमें मिलता है उसका अगर हम वापस से इंटीग्रेशन करें तो हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैलकुलस के जो दो मेथड्स हैं जिनमें हम मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों आपस में इनवर्स हैं। अगर हम एक की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दूसरा प्रोसेस करने से हमें वही वैल्यू वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हैं। जब भी हमें किसी बेसिक फंक्शन का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लीजिए,
लॉगरिथमिक फंक्शन ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीजिए, इन सभी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है और इनके रिजल्ट्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस करें और हम इनके लिए फॉर्मूला एक मेन फंक्शन डिराइव कर सकें। तो इसके लिए आंसर है कि अगर हमें उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू मालूम हो तो उसका इन्वर्स करके हमें उसके इंटीग्रेशन की रिजल्ट मिल जाएंगे। किस तरह से, देखिए हमें मालूम है अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब हमने स्टडी किया है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए अगर हम इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा डी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब दो बोथ साइड हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन मिलता है कॉस एक्स, और अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा। मतलब अगर हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसके इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि वो जो हम जिसका भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो हमें किसका डेरिवेटिव मिल रहा है, और जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव मिलता है तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें वही फंक्शन मिलता है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें, अगर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, तो इसका रिजल्ट हमें मालूम है d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इज ऑल्सो इक्वल टू ई टू द पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अगर हम यहाँ से इस dx को ट्रांसफर करते हैं d ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, एंड बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। मतलब e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तो भी हमें e टू द पावर x ही मिलेगा। ठीक है, तो e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी हमें वही मिलता है, इंटीग्रेशन भी हमें वही मिलता है। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं x टू द पावर n के लिए। हमने इसका डिफरेंशिएशन स्टडी किया है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो यहाँ पर पावर है उसका हमें एक कम कर देना है और उस वैल्यू को यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x टू द पावर n का तो यहाँ पर हम करते हैं इसका अपोजिट प्रोसेस, हम इस पावर को 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने कर दिया x की पावर n प्लस 1, और जो हमें यहाँ पर नई वैल्यू मिलती है हम उससे उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमें मिल गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये रिजल्ट हमें मिल रहा है x की पावर n dx का। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू का, ये वाली वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, तो अगर हम फाइंड करते हैं d बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वापस से x की पावर n मिल जाएगा। आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब बताइए x की पावर 20, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो करिए, हम इस पावर को 1 इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो गया 21, और इस नए पावर से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया इसका आंसर। x टू द पावर 20 dx इज x की पावर 21 बाई 21। अगर हमें करना है x की पावर 5 dx तो हम इसके एक पावर को एक इंक्रीज करते हैं, दिस इज x की पावर 6 बाई 6। तो इस तरह से हमको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं, जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव मिलता है, और उस डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वापस से वही फंक्शन मिलता है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये हमें मिल जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। अब अगर हम इस dx को इस साइड ट्रांसफर करें और बोथ साइड इंटीग्रेशन करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगेन हमें मिल जाएगा 2x एंड 10 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0 क्योंकि 10 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिलता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब अगेन हम अगर इस dx को इस साइड ट्रांसफर करें और उसके बाद बोथ साइड हम इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर हमने किया है इस dx को इस साइड ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 2x इंटू डी एक्स, फिर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स और यहाँ से ये d एंड इंटीग्रेशन साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10। एक और देखिए अगर हम करते हैं d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 50 तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हमें मिल जाएगा 2x एंड 50 इज अगेन कांस्टेंट तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 0 तो ये हमें मिल गया फिर से 2x ही। अगेन अगर हम इस dx को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50। अब मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स आपको क्यों बताए हैं इसका रीज़न समझिए। यहाँ से देखिए जब हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें 2x मिल रहा है। यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो इस 2x का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमें 2x मिल रहा है। और यहाँ इन तीनों का अगर हम देखें तो इन तीनों का कंपेयर करें तो इन तीनों में हमें लेफ्ट हैंड साइड एक समान मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। मतलब इन तीनों कंडीशन पर हमें लेफ्ट हैंड साइड एक समान मिल रहे हैं। पर व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 50। तो अगर तीनों के लेफ्ट हैंड साइड एक समान है तो राइट हैंड साइड हमें डिफरेंट क्यों मिल रहे हैं? तो इसके लिए इंटीग्रेशन में एक प्रोसेस है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसके साथ वो एक कांस्टेंट लिए हुए होता है हमेशा। उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, रैशनल नंबर में वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एनीथिंग। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू प्लस 10 है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू प्लस 50 है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा तो उस रिज़ल्ट के साथ हमें एक कांस्टेंट ज़रूर मिलेगा। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, अगर हम यहाँ से करते हैं x की पावर n dx, x की पावर n का हमने स्टडी किया है, पावर 1 इंक्रीज़ करिए और उस नए पावर से उसे डिवाइड करिए तो ये हमें मिल गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसके साथ हमें एक कांस्टेंट लेना है। ठीक है, अगर हम उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम उसे c लिखकर छोड़ देंगे, पर हमें उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से मेथड्स हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन।
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ये स्टडी करते हैं। तो इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंडेफिनेट मतलब हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डेफिनेट मतलब हम एक वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए समझते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा पावर 1 इंक्रीज एंड डिवाइडेड बाई 3। सेम हियर, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, हम इसकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, हमें ये एक x का फंक्शन मिल रहा है, तो ये x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमेशा ये इस तरह से वैल्यू लिए हुए रहेगा। तो जब इस तरह से हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है, इस तरह से हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है, तब हम उस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे हमने एक कर्व लेके हमने स्टार्ट किया था, तो अगर हमें सपोज ये कर्व मिला है और हमें इस y का इंटीग्रेशन करना है, मतलब हमें फाइंड करना है y dx, तो यहाँ पर हमें y dx फाइंड करना है, तो y x का कुछ भी फंक्शन होगा, y इज फंक्शन ऑफ x। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन का, वो भी हमें एक x का ही फंक्शन मिलेगा। अगर y जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये x का फंक्शन है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है, सपोज अगर ये हमें y2 मिल रहा है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हमें x का फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब हम इसे कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अगर हम यहीं पर एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि हमें 2 से लेके 5 तक के पार्ट का ही हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें केवल इस पार्ट का ही एरिया फाइंड करना है, हमें इस पार्ट का, इस साइड के पोर्शन का एरिया हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर एक बाइंडिंग आ गई कि हमें x की वैल्यू जब 2 हो और x की वैल्यू जब 5 हो, तो इन दोनों के बीच के पार्ट का ही हमें एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे कि अगर y एक x का फंक्शन है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं y का, y इंटू डी एक्स करके हम यहाँ से कोई भी वैल्यू लाएंगे, उस वैल्यू में x की वैल्यू हम एक बार पुट कर देंगे 5 एंड दूसरी बार हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, ओके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब 0 to 5, और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमें एरिया मिल जाएगा 0 से 2 तक का, ये वाला पार्ट। पर हमें एरिया फाइंड करना है इस पार्ट का, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट पार्ट से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। कैलकुलस में इसे किस तरह से इंडिकेट करते हैं, देखिए कैलकुलस में इसे इंडिकेट करने के लिए ये जो इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे, तो यहाँ पर उन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, जो हम इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे एंड ऊपर उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ से हमें बाइंडिंग गिवन होगी। तो जो हमें लोवेस्ट वैल्यू मिलती है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमें अपर वैल्यू गिवन होती है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, और इसे कहते हैं लिमिट, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है उस लिमिट को जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उस वैल्यू को जिसके बाद हमें फाइंड नहीं करनी है। तो इसे हम कहते हैं लिमिट्स। इस वैल्यू को हम कहते हैं अपर लिमिट एंड इस वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट। ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। अब जब हम इस फाइंड कर लेते हैं, उनके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा उसमें हम इसे लिखते हैं। तो उसका एक प्रोसीजर देखिए, हम इसे किस तरह से लिखेंगे। सपोज हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ गिवन है, लोअर लिमिट इज़ x1, अपर लिमिट इज़ x2, एंड यहाँ पर हमें मिल रहा है फंक्शन ऑफ x dx।
ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस लिमिट को लेके। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सपोज हमें वैल्यू मिल रही है f2x। अब जब हमने अभी हमने इतना पोर्शन किया है, इनके दोनों का मल्टीप्लाई किया है, हमें मिल गया f2dx। उसके बाद इस साइन को हमें हटाना है क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो जब को हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर हम दोनों ज़ीरो में इस लिमिट को इंडिकेट करेंगे। तो अपर लिमिट को हम अपर में लिखेंगे एंड लोअर लिमिट को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इस लिमिट को पुट करना है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं पर अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया है। देन इसके बाद हम करते हैं लिमिट अप्लाई। तो ये हम सबसे पहले करते हैं अपर लिमिट। तो x की प्लेस पर हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ x2। देन हम लिखेंगे माइनस का साइन, उसके बाद हम पुट करेंगे लोअर लिमिट दैट इज फंक्शन ऑफ x1। तो ये जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा जो हमने फाइंड किया। तो जब भी हम इनकी वैल्यूज न्यूमेरिक होंगी तो हमें यहाँ पर से उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी, एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। अभी हम कुछ पार्ट में कुछ एक्सरसाइज में केवल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन से मेथड को हम अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन।